बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 29th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। So we recap the last lecture. Last time we discussed two examples of Myhill-Nerode theorem. हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस की, एक इवन लैंग्वेज की और दूसरी द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए बी एंडिंग इन आइदर ए बी और बी ए। और बेसिकली इसका मकसद यही था कि जो क्लेम हमने माई-हिल-नेरोड थ्योरम के सिलसिले में किया था, और वो ये था कि इफ़ अ लैंग्वेज पार्टीशंस सिग्मा स्टार इनटू फाइनाइट मैनी क्लासेस देन द लैंग्वेज इज़ रेगुलर। और ये इन्फिनिट लैंग्वेज के बारे में था। और अगर कोई इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज है तो वी कैन गो बैक और उसके लिए हम ये क्लेम कर सकेंगे कि दैट विल पार्टीशन द सिग्मा स्टार इनटू फाइनाइट मैनी डिस्टिंक्ट क्लासेस। इसकी दो एग्जांपल हम उससे पिछले लेक्चर में देख चुके थे और इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हमने दो एग्जांपल्स और देखी। और एग्जैक्टली मैंने इवन लैंग्वेज के केस में दो क्लासेस को आपको डिटेल के साथ मैच करवाया, उनकी स्ट्रिंग्स और उनके एंडिंग पार्ट के लिए कि वो जो किस स्टेट पर वो एंड होती हैं। तो यही हमारा टारगेट था इसको प्रूव करने के लिए। तो वो हमने टेस्ट किया और बाकी दो स्टेट्स के लिए मैंने आपको कहा कि आप खुद से टेस्ट करेंगे। सेकंड एग्जांपल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मार्टन्स मेथड से जो हमने एफए बनाया था उसको सामने रखकर हमने इसकी क्लासेस बनाई और फिर इसके इक्विवेलेंट एक और एफए बना दिया। और एक नोट मैंने बड़ा स्पेशल नोट आपको बताया लास्ट टाइम कि इफ़ यू आर गिवन एन इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज, डेफिनेटली according to Myhill-Nerode theorem, it will partition sigma star into finite many distinct classes. अब अगर finite many distinct classes बन सकती हैं, उसकी partition हो सकती है, so we will be having an FA with the same number of states as many distinct classes we can have with the help of given language. और जब अगर उसके equivalent कोई FA अगर हमें मिल जाता है तो उस FA की हर state एक क्लास इंट्रोड्यूस कराएगी। तो अब इक्वलेंट एफए की नंबर ऑफ स्टेट्स प्रीवियस एफए से डिफरेंट हैं। सो इट मीन्स दैट इफ़ एन इन्फिनिट रेगुलर लैंग्वेज कैन पार्टीशन द गिवन सिग्मा स्टार इनटू फाइनाइट मैनी स्टेट्स, देन इट कैन पार्टीशन सिग्मा स्टार इनटू सम अदर नंबर ऑफ फाइनाइट मैनी क्लासेस, जो हमने क्लेम किया इस एग्जांपल से। बाद में हमने क्वोशंट ऑफ लैंग्वेजेस की बात की, उसकी डेफिनेशन दी कि किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। सिंस वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू लैंग्वेजेस, सो कैन वी डिफ़ाइन क्वोशंट ऑफ टू लैंग्वेजेस, तो उसको भी हमने अच्छी तरह से देखा। और उसमें एक प्रॉब्लम था कि द क्वोशंट ऑफ टू लैंग्वेज इज़ नॉट यूनिक। एनी हाउ हमने ये क्लेम किया कि वट एवर द डेफिनेशन इज़, वी विल स्टिल चेक वेदर द क्वोशंट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज़ स्टिल रेगुलर। So the claim was not true and we disproved this and we call that theorem to be pseudo theorem because the claim was not true. उसके बाद हमने मज़ीद ये देखा, अभी मैं बात कर रहा था कि हमने pseudo theorem को डिस्प्रूव किया और उसकी एक एग्ज़ाम्पल हमने देखी। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने एक रेगुलर लैंग्वेज ली और P और Q वाज नॉन रेगुलर लैंग्वेज, और इनकी प्रोडक्ट जो हमें नज़र आई लास्ट टाइम दैट वाज ए स्टार बी स्टार, और फिर हमने क्यू को डिस्प्रूव किया कि दिस इज़ नॉट रेगुलर। और हम ये क्लेम कर सके कि वी हैव अ काउंटर एग्जांपल शोइंग दैट क्वोशंट ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस नॉट रेगुलर। उसके अलावा हमने प्रीफिक्सेस ऑफ ए लैंग्वेज की बात की, और प्रीफिक्स के सिलसिले में ये भी बताया गया कि अगर कोई लैंग्वेज हमें दी गई है, सपोज Q, एंड वी आर गिवन अदर लैंग्वेज R एंड वी आर इंटरेस्टेड इन डिफाइनिंग अ लैंग्वेज प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R, सो वी हैव टू फाइंड सम स्ट्रिंग विच कैन प्रीफिक्स सम स्ट्रिंग ऑफ Q टू हैव अ स्ट्रिंग ऑफ R। और इसके लिए मैंने आपको टेक्निक बताई लास्ट टाइम
कि उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप Q की स्ट्रिंग्स पिक करें और ये देखें बारी बारी कि अगर वो R की स्ट्रिंग्स के एंड पर आ रही हैं तो डेफिनेटली जो शुरू का पार्ट बच गया दैट विल बी कैन बी सपोज टू बी प्रीफिक्स और कैन बी सपोज टू बी पार्ट ऑफ प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R। तो ये मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़ा सा बताया और हमने एक एग्जांपल भी देखी थी और उस एग्जांपल में हमने प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R डिटर्मिन की थी और मैंने मैं चाहूँगा कि आप उस एग्जांपल्स को खुद से भी दोबारा टेस्ट करें और जो क्लेम किया जा रहा है क्या वो ट्रू है जिस तरीके से हमने डिफ़ाइन किया उस एतबार से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई स्ट्रिंग Q की कोई स्ट्रिंग R में एज सच मौजूद हो तो वो स्ट्रिंग प्रीफिक्स डिफ़ाइन करती है और प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R में नल स्ट्रिंग आ जाएगी क्योंकि आप नल स्ट्रिंग उसके शुरू में लगा सकते हैं और R की स्ट्रिंग मिल जाएगी। एंड लास्टली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट प्रीफिक्सेस ऑफ Q डज़ नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग। का मतलब ये है कि Q की कोई भी स्ट्रिंग R की किसी भी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर नहीं आ रही, ना ही वो खुद मौजूद है ना ही किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आ रही है और इस बार से प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R एम्प्टी हो जाएगी। तो ये हमने प्रीफिक्सेस ऑफ लैंग्वेज के सिलसिले में बात की थी, उसकी हमने एक एग्ज़ाम्पल भी देखी थी, तो हम चाहेंगे कि इसकी मज़ीद एग्ज़ाम्पल देख लें। डियर स्टूडेंट, प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R की मज़ीद एग्ज़ाम्पल भी आज देखेंगे। सो दैट एग्ज़ाम्पल बेसिकली इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और जो पहले एग्ज़ाम्पल की थी वो बड़ी फाइनाइट लैंग्वेज थी Q और R भी फाइनाइट थे, बड़े आसानी के साथ कंपैरिजन किया जा सकता था। लेकिन आज की जो एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे उसमें जो लैंग्वेज है एक इन्फिनिट होगी और एक लैंग्वेज आपको दिखाई जाएगी। आप बारी बारी उसको टेस्ट करेंगे गिवन लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को और देखेंगे कि वो R की किसी स्ट्रिंग के एंड में आ रही है या नहीं। तो आइए उसको देख लेते हैं। लेट Q एंड R be expressed by A B star A and B A whole star respectively, यानी इन दोनों लैंग्वेजेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से सेपरेटली दिखा दिया गया। Q के लिए A B स्टार A और R के लिए B A होल स्टार। दैट इज़ Q will be consisting of double A B A double B A and so on, that is the next string will be a triple B A, and R will be consisting of null string B A B A B A B A B A B A 3 times B A और इसी तरह से हम आगे जा सकेंगे। अब देखना ये है कि Q में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हैं जो R की स्ट्रिंग्स के एंड पर आ सकती हैं। इसके लिए आपको Q की स्ट्रिंग्स पे भी गौर करना होगा और R की स्ट्रिंग्स पे भी। तो पता ये चलता है कि जो Q की जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें डबल A है, A B A है, A डबल B A, इस तरह से स्ट्रिंग आ रही हैं। जबकि R में जो स्ट्रिंग्स हैं उसमें आपको डबल लेटर कहीं भी इकट्ठा नज़र नहीं आएगा। तो देखने से पता चलता है कि डबल A कहीं आपको किसी स्ट्रिंग के R के किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर नहीं आ रहा। सो इट विल नॉट हेल्प यू इन डिफाइनिंग प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R। द नेक्स्ट इज़ A B A। अब अगर आप A B A को चेक करें तो जो थर्ड स्ट्रिंग है R की उसके एंडिंग पार्ट पर आपको A B A नज़र आ रहा है और इस तरह से इससे बनने वाला प्रीफिक्स B होगा। यही स्ट्रिंग A B A R की नेक्स्ट स्ट्रिंग में भी एंडिंग पार्ट पर अकर कर रही है और उसका जो शुरू का पार्ट बच जाएगा दैट विल बी B A B। तो थर्ड स्ट्रिंग R की अगर देखें तो उसके एंडिंग पार्ट पर A B A आ रहा है और जो स्ट्रिंग A B A है उसकी प्रीफिक्स B बनती है और फोर्थ स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर A B A आ रहा है और A B A जो Q की स्ट्रिंग है इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स B A B होगा। ये सिलसिला जारी है तो A B A आगे तमाम स्ट्रिंग्स के एंड पर आता चला जाएगा। दूसरी बात A डबल B A, A ट्रिपल B A एंड सो ऑन, ये स्ट्रिंग्स R की किसी स्ट्रिंग के एंड पर नहीं आ सकेंगी। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम्पल में आपको ख़ास टेक्निक सिखाई जा रही है और इत्तेफाक से Q की सिर्फ एक स्ट्रिंग ऐसी मिल सकी विच वाज A B A
जो आर की स्ट्रिंग्स के एंड पर आ रही है। सो ABA इज़ द ओनली स्ट्रिंग विच हेल्प्स इन डिफाइनिंग प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R। तो ये आसानी हो गई, अदरवाइज Q इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स। तो इन्फिनिट मैनी स्ट्रिंग्स को किस तरह से चेक किया जाए, लेकिन चूंकि इसका स्ट्रक्चर पता है इस लैंग्वेज का, हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है ABBA, ABBA, A4BA, इसमें रिपीट हो रहा है लेटर B, जबकि R की किसी स्ट्रिंग में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि ABA इज़ द ओनली वर्ड ऑफ Q विच हेल्प्स इन डिफाइनिंग प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R। आइए इस लैंग्वेज को देख लेते हैं। So ABA is the only word in Q which can make a word in R, because the words in R do not contain the double letter. Thus prefixes of Q in R will be consisting of B। ये जो B लिखा गया है ये R की थर्ड स्ट्रिंग को देखकर लिखा गया with respect to ABA। फिर BAB R की फोर्थ स्ट्रिंग को देखकर लिखा गया विच इज़ BABABA। अगर आप लास्ट ABA को हटा दें तो यू विल बी लेफ्ट विद BAB। और इसी तरह से हम सिलसिला जारी रखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रिंग प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R मिलेगी दैट विल बी BABAB एंड सो ऑन। तो पता ये चल रहा है कि प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R में पहली स्ट्रिंग B थी, दूसरी स्ट्रिंग से B ही की मदद से लिखी जा सकती है। इफ़ यू पुट BA बिफोर B तो BA का इजाफा हो गया, उसके शुरू में आप देख रहे हैं कि BA लिखा गया पहली स्ट्रिंग के एतबार से, यानी B से पहले BA लिखा गया। और जो थर्ड स्ट्रिंग प्रीफिक्स ऑफ Q इन R में नज़र आ रही है वो भी B के एतबार से देखी जा सकती है या प्रीवियस स्ट्रिंग से भी देखी जा सकती है। राइट में लेफ़्ट में BA का इजाफा और हो गया। तो चूँकि जो स्ट्रक्चर R की है उसके एंडिंग पार्ट पर ABA आता चला जाएगा और ABA ही हेल्प करेगी Q की स्ट्रिंग प्रीफिक्सेस को डिफ़ाइन करने की, तो सिलसिला जारी हो जाएगा। तो यानी जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आएगी प्रीफिक्स ऑफ Q इन R, फोर्थ स्ट्रिंग दैट विल बी BA 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 B। एक BA का और इजाफा हो जाएगा लेफ्ट साइड पर। सो वी कैन कंप्लीट दिस प्रीफिक्स ऑफ Q इन R which can be expressed by BAB whole star or BA star BA whole star B। Following is a remark in this regard. It may be noted that the language R cannot be factorized with the help of language prefixes of Q in R, that is prefixes of Q in R into Q is not equal to R in general. However, the following theorem shows that the prefixes of Q in R is regular if R is regular, no matter whether the language Q is regular or not. Dear students, अभी जो रिमार्क की बात की, बेसिकली ये फ़र्क है दो लैंग्वेजेस की प्रोडक्ट का और प्रीफिक्स का। यहाँ मैंने बताना चाहूँगा कि अगर आप दो लैंग्वेजेस को कैनकेटिनेट करते हैं, यानी एक लैंग्वेज P है, दूसरी लैंग्वेज सपोज Q है, एंड यू कॉल दैट लैंग्वेज R, तो इसका मतलब ये नहीं है कि P इज़ द प्रीफिक्स ऑफ Q, ऐसा नहीं है, या P इज़ द प्रीफिक्स ऑफ Q इन R, ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये तमाम जब आप कैनकेटिनेट करते हैं दो लैंग्वेजेस को तो पहली लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग को दूसरी लैंग्वेज की हर स्ट्रिंग से कैनकेटिनेट करते हैं। सो बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो लो है, हमें सिर्फ एक स्ट्रिंग ढूंढना काफ़ी है Q में जो R की किसी स्ट्रिंग को जनरेट करती हो टू विद द हेल्प ऑफ सर्टन प्रीफिक्स। तो वो इस तरह से जितने प्रीफिक्सेस मिलते चले जाएंगे वो उस लैंग्वेज का पार्ट बनेंगे। तो यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R और उसको Q के साथ आप कैनकेटिनेट कर दें तो दो लैंग्वेज बन गई। सो दैट विल नॉट गिव यू R, ये प्रोडक्ट नहीं है कि डिकम्पोज कर दिया पहले पार्ट को प्रीफिक्स कह दें ऑफ Q इन R, ऐसा नहीं है। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और दूसरी बात हमने ये क्लेम किया है, एक थ्योरम आ रहा है जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R इज़ रेगुलर इफ़ R इज़ रेगुलर, नो मैटर वेदर Q इज़ रेगुलर और नॉट।
तो ये भी रेगुलर होने के लिए एक प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू की मैंने बात की थी कि हम इसको रेगुलर होने की कंडीशन चेक करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। सो विल बी लुकिंग एट प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर इज़ रेगुलर। इस क्लेम को हम प्रूव भी करेंगे और डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए इस क्लेम को देखते हैं। सो स्टेटमेंट इज़ इफ़ आर इज़ रेगुलर लैंग्वेज and Q is any language whether regular or non-regular, then prefixes of Q in R is regular. So, the proof is quite simple. Since R is regular language, so there exists an FA that accepts this language. Now, choose a state say S of this FA and see whether this state can trace out a path ending up in a final state while running a word from Q. If this state traces out a path ending up in a final state of any of the words of Q, we are writing here, if this state traces out a path ending up in final state for any of the word of Q, mark this state with certain color. डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको एक मेथड बताया जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ एफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू आर वी कैन बिल्ड एन एफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर। तो जो पहला स्टेप बताया गया वो ये था कि एफ ए की किसी स्टेट से स्टार्ट लें, आर के किसी जो उसका जो एफ ए है उसके किसी भी स्टेट से आप स्टार्ट लें, क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज है उसका एफ ए एग्जिस्ट करता होगा। तो किसी भी स्टेट से स्टार्ट करें, प्रेफरेबली इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना चाहिए, ये मैं बाद में बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। और क्यू की स्ट्रिंग्स को बारी बारी रन करें उस स्टेट से स्टार्ट करके। बेसिकली यहाँ इनिशियल स्टेट का जिक्र इसलिए नहीं किया गया कि वी ऑलवेज रन अ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू टेस्ट वेदर द स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड और नॉट। यहाँ ये टारगेट नहीं है, यहाँ मकसद और है, हमें तमाम स्टेट्स को बारी बारी लेना होगा और हमें ये देखना होगा कि क्यू की कोई स्ट्रिंग ऐसी मिल सकती है जो उस स्टेट से स्टार्ट हो और किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो जाए। अब इस लॉजिक को समझ लें। बेसिकली अगर कोई नॉन इनिशियल स्टेट आपने इनिशियल से स्टार्ट ही नहीं किया, रैंडमली किसी स्ट्रिंग को स्टेट को पकड़ लिया, वहाँ से आपने कोई क्यू की स्ट्रिंग ऐसी मिल गई जिसको स्टार्ट किया और आर के एफ ए की किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो गई, इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रिंग आर की किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आ गई, क्योंकि शुरू का पार्ट तो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, वहाँ तक आएगा और वहाँ उस स्टेट से क्यू की वो स्ट्रिंग आर की फाइनल स्टेट पर ले जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिकेशन मिल रही है कि क्यू की वो स्ट्रिंग आर की किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आ रही। ये है टेस्ट करना। यही बात मैंने आपको प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर डिफ़ाइन करते हुए बताई थी कि आप क्यू की स्ट्रिंग को बारी बारी टेस्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि आर की किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आ रही है या नहीं। इफ़ इट हैपन्स तो एंडिंग पार्ट को छोड़कर जो बच गया वो प्रीफिक्स में चला जाएगा। अब चूंकि हमने इसको रेगुलर के बारे में हम क्लेम कर रहे हैं कि प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर इज़ रेगुलर, सो देयर मस्ट बी सर्टेन एफ ए। तो अब इस प्रूफ को हम कंस्ट्रक्टिवली देख रहे हैं कि गिवन एन एफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, क्योंकि आर रेगुलर लैंग्वेज है, तो उसकी मदद से ही हम कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए भी बना सकेंगे और अगर एफ ए मिल जाएगा तो लैंग्वेज रेगुलर हो जाएगी। तो स्टार्ट में हमने रैंडम एक स्टेट ले ली, क्योंकि इनिशियल स्टेट से तमाम स्ट्रिंग स्टार्ट होती हैं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है। सो इसलिए हम जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रैंडम स्टेट। किसी भी एक स्टेट से आप स्टार्ट करें और देखें कि क्यू की कोई स्ट्रिंग वहाँ से स्टार्ट होकर फाइनल स्टेट पर एंड होती है या नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस का मतलब जो मैं बता चुका हूँ वो यही है कि क्यू की वो स्ट्रिंग या कोई एक स्ट्रिंग भी अगर आपको ऐसी मिल जाती है जो किसी स्टेट से जिसको आपने अंडर प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया है और वो फाइनल स्टेट पर एंड हो जाती है, तो वो एक ऐसी स्ट्रिंग है
जो प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर को डिफ़ाइन करने में मदद दे रही है और ये स्टेट भी आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ए के फाइनल स्टेट डिफ़ाइन करने में मदद करेगी। ये बाद में बताएंगे आपको कि स्टेट की क्या अहमियत होगी। तो हमने तय ये कर लिया, अभी सिर्फ इतनी बात कही थी कि अगर क्यू की एक स्ट्रिंग ऐसे मिल जाती है, जिस स्टेट को आपने लेकर स्टार्ट किया क्यू की स्ट्रिंग मिल जाती है जिसको स्टेट से स्टार्ट करें, आर के किसी गिवन एफ ए के किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो जाए, उसको आप मार्क कर लें। सो सिलेक्ट दैट स्टेट टू बी मार्क्ड स्टेट। आइए देखते हैं कि उसके बाद क्या करना है। सो रिपीट दिस प्रोसेस फॉर रिमेनिंग स्टेट्स ऑफ द मशीन। If at least one state of this machine is marked, then it can be shown that the language prefixes of Q in R is non-empty. Now, build a new FA with some marked states by considering the initial state of that of original FA and final states which are marked. The machine thus obtained accept exactly the language prefixes of Q in R. Thus, prefixes of Q in R being accepted by an FA is regular। तो ये हमने यहाँ क्लेम कर दिया। ये यहाँ बताया गया कि जो स्टेट आपने पिक की और उसके मार्क करने की कंडीशन ये है कि Q से अगर एक स्ट्रिंग भी आपको ऐसे मिल गई जो उस स्टेट से स्टार्ट हो और उस FA के R के FA के किसी फाइनल स्टेट पर एंड हो जाए, आप उसको मार्क कर लें। नाउ रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग स्टेट्स एज वेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज उस एफ में एक से ज़्यादा स्टेट्स मार्क हो गई, तो ये वो स्टेट हैं जहाँ से क्यू के लिए आपके पास ऐसी स्ट्रिंग मिल जाएंगी जो आर की किसी न किसी स्ट्रिंग के एंडिंग पार्ट पर आती होंगी। और अब हमने चूँकि प्रीफिक्सेस के लिए एफ बनाना है, हम उसको क्लेम कर रहे हैं, तो हम गिवन एफ ही को यूज़ करेंगे। उसकी ओरिजिनली जो इनिशियल स्टेट थी उसी को इनिशियल रखेंगे और जो मार्क स्टेट थी उनको फाइनल कर देंगे और जो पहले फाइनल थी अगर वो मार्क नहीं हुई तो उनका फाइनल स्टेटस ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से जो भी एफ ए बनेगा दैट विल एग्जैक्टली एक्सेप्ट प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर। आपको यही बताया जा रहा है कि कम से कम एक स्टेट का मार्क होना ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टेट मार्क होगी वही फाइनल होगी। अगर कोई स्टेट मार्क नहीं होती तो कोई भी फाइनल स्टेट नहीं आएगी, और किसी स्ट्रक्चर में अगर फाइनल स्टेट नहीं होगी तो वो कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही बात हमने यहाँ क्लेम की थी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इज़ इट पॉसिबल कि सिर्फ नल स्ट्रिंग ही इसका पार्ट बन सके, यानी इनिशियल ही फाइनल हो सके? तो द आंसर इज़ येस। तो ये कब हो सकेगा, इसका जवाब आप सोचें, आपको भी जवाब मिल जाएगा। आइए एक रिमार्क है वो देख लेते हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग वेदर अ स्टेट ऑफ एफ ए शुड बी मार्क्ड और नॉट व्हेन द लैंग्वेज क्यू इज़ इन्फिनिट। इसकी वजह यह है कि अगर लैंग्वेज क्यू इन्फिनिट है तो सम टाइम स्ट्रक्चर बता देता है कि इस स्टेट के लिए कोई स्ट्रिंग इस पे रन करते हुए फाइनल पर एंड हो सकेगी नहीं, और बाज़ औक़ात किसी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इस किस्म का आ सकता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड इफ़ द लैंग्वेज इज़ इन्फिनिट कि कोई स्ट्रिंग ऐसी आ सकेगी या नहीं। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ सकेगा इसके प्रूफ के सिलसिले में। सो दिस प्रूफ जस्ट गिव्स नॉन कंस्ट्रक्टिव मेथड टू प्रूव दैट प्रीफिक्सेस ऑफ क्यू इन आर इज़ रेगुलर। तो ये कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकेगा उस केस में जो आपको बताया जा रहा है। तो इसकी एक एग्जांपल भी आपको दिखाना चाहेंगे। तो एग्जांपल है, कंसिडर द लैंग्वेज क्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए बी ए एंड ए डबल बी एंड द लैंग्वेज आर कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स बिलोंगिंग टू ए बी स्टार, लेंथ ऑफ word greater or equal to 2 and W ends in either AB or BA, where R may be accepted by the following FA। आप ये जो FA देख रहे हैं, आपको याद होगा कि मैंने गुज़श्ता एग्जाम्पल में ये लैंग्वेज भी ली थी और ये FA भी आपको दिखाया गया था। तो ये वही कॉरस्पॉन्डिंग FA है जो शॉर्टर नंबर ऑफ स्टेट्स हमने ली हैं, उनके साथ हमने इसको बनाया। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that the string ABA from Q make the word of R and hence the states 1, 2, 3, 4 and 5 can easily be marked। क्योंकि ABA एक ऐसे स्ट्रिंग है जो जहाँ से भी शुरू करें, जिस स्टेट से भी शुरू करें, आप उसको देख सकते हैं
और ये इनको मार्क कर देगी इन तमाम स्टेट्स को, और इस तरह से 10 फॉर्म फ्रॉम द गिवन FA मेकिंग द स्टेट्स 1 2 3 टू बी फाइनल एज वेल। 4 5 ऑलरेडी फाइनल हैं तो उनको दोबारा फाइनल करने की ज़रूरत नहीं है। द रिजल्टिंग FA विल एक्सेप्ट द लैंग्वेज प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R। डियर स्टूडेंट, ये बड़ी सरप्राइजिंग और बड़ी ट्रिकी सी एग्जांपल आपको दे दी गई कि जिसमें प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R का जो FA बना उसमें ना सिर्फ उसकी ओरिजिनल फाइनल स्टेट्स फाइनल बन सकें बल्कि जो पहले फाइनल थी वो भी फाइनल हो गई। तो इस FA की तमाम स्टेट्स फाइनल हो गई, और आप जानते हैं अगर किसी FA की तमाम स्टेट्स फाइनल स्टेट्स बन जाएं तो वो उस अल्फ़ाबेट की तमाम स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है। तो तमाम स्ट्रिंग्स ही प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R बन गई, और चूँकि इसमें जो हमने FA ने देखा उसमें तमाम स्टेट्स फाइनल स्टेट थी, तो सो वी क्लेम दैट प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय A + B होल स्टार। आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। Moreover, it can be observed that the prefixes of Q in R can be expressed by A + B whole star, which is the regular expression corresponding to the resulting FA as well. Dear students, अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल देखी और उसमें इत्तेफाक से तमाम स्ट्रिंग्स जो अल्फ़ाबेट A पर डिफ़ाइन हो सकती हैं वो सब की सब प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R का पार्ट बन सकें। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने तौर पर ख़ुद से सिंपल लैंग्वेजेस लें, यानी इन्फिनिट लैंग्वेज बाज़ औक़ात प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन केस ऑफ Q, और अगर वो हैं तो Q अगर आप इन्फिनिट ले रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज तो उस केस में उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और जहन में रखें कि हमने ये भी क्लेम किया है कि नो मैटर वेदर Q इज़ रेगुलर और नॉट, प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R व्हेन R इज़ रेगुलर इज़ ऑलवेज रेगुलर। तो अपनी तरफ से नॉन रेगुलर लैंग्वेज की एग्जांपल भी Q से लें और R को रेगुलर लैंग्वेज लें, उसका कोई FA बनाएं, और इस तरह से आप कोशिश करें कि जो भी आपने स्ट्रिंग्स ली हैं उनको टेस्ट करके प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R के लिए FA बनाने की कोशिश करें। तो मैं ये चाहूँगा कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस मैंने बहुत सी आपको बता रखी हैं, पैलिंड्रोम भी है उसमें, और प्राइम भी एक लैंग्वेज थी, AN BN भी है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो नॉन रेगुलर हो सकती हैं, और ये सारी की सारी इन्फिनिट होंगी। मेक श्योर फाइनाइट लैंग्वेज कभी भी नॉन रेगुलर नहीं होती। तो अपने तौर पर किसी एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज को Q बनाएं और एक रेगुलर लैंग्वेज R लें, और आसानी के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि पैलिंड्रोम में आपको बहुत आसानी रहेगी डिफाइंड ओवर AB। तो उसके लिए आप टेस्ट करें और उसके लिए कोशिश करें उसके प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R बनाने की। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो रेगुलर लैंग्वेज के बारे में जो डिस्कशन थी वो यहाँ तकरीबन ख़त्म होती है और हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है। नाउ दिस इज़ डिसाइडेबिलिटी, और डिसाइडेबिलिटी से मुराद ये है कि हम कुछ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे FA के बारे में कि ये इन्फिनिट लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है या फाइनाइट, रेगुलर लैंग्वेज के बारे में, रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, दो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ये आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं, कोई FA कोई वर्ड एक्सेप्ट करता है या नहीं, दो लैंग्वेजेस आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट हैं, लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट हो जाती हैं उस एतबार से, वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली डिसाइडेबिलिटी इज़ अ टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, थिंक नहीं कर सकता। कंप्यूटर कैन नेवर थिंक। आप उसको जो कुछ देंगे उसी की बेस पर उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो हमने डिफरेंट टेक्निक्स देखनी है अपने ऑटोमेटा ही के हवाले से, अपने डिस्कशन में ही रहकर, और डिसाइडेबिलिटी को देखते हुए। तो उसके लिए हमें शुरू में कुछ टर्म्स डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो आइए उन टर्म्स को भी देख लेते हैं और इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। So the first term is effectively solvable problem. A problem is said to be effectively solvable if there exists an algorithm that provides the solution in finite number of steps. For example,
finding solution for quadratic equation is effectively solvable problem, because the quadratic formula provides an algorithm that determines the solution in a finite number of arithmetic operations. और इन operations को आपको दिखाया जा रहा है 4 multiplication, 2 subtractions, 1 square root and 1 division. Now, there is another term, decision procedure. If an effectively solvable problem has answer in yes or no, then this solution is called decision procedure. पहली बात तो ये थी कि आपने effectively solvable को देखा और उसको यूज़ करते हुए हमने decision procedure की बात की. जैसे quadratic equation का जो problem है solve करना, that's effectively solvable because the algorithm which determines the solution have finite many steps. Next is decidable problem. A problem that has decision procedure is called decidable problem. For example, the following problems. Number 1, the two regular expressions define the same language. Two regular expressions define the same language. This is a decidable problem because it contains finite many steps and the answer is either yes or no. Number 2, two FAs are equivalent. Again, this problem is decidable problem because the answer is yes or no and the solution or the procedure contains finite many steps. Dear students, हमने अभी decidable problem की बात की और उसके examples में हमने कहा कि whether two regular expressions are equivalent. आपको पता है कि दो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर देखने में डिफरेंट हैं और वो सेम लैंग्वेजेस डिफाइन करें, वी कॉल दोज लैंग्वेजेस टू बी इक्विवेलेंट, दोज रेगुलर एक्सप्रेशंस टू बी इक्विवेलेंट. तो हम इसको भी क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम. इट मीन द आंसर इज आइदर येस और नो. बेसिकली डेफिनेटली दो ही आंसर हो सकते हैं, या येस और नो. और चूंकि डिसाइडेबल प्रॉब्लम की बात कर दी, सो द मेथड विच डिसाइड्स वेदर टू रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, that contains finite many steps. तो इसलिए एक हमने एग्जांपल ये दी. और दूसरी whether two FAs are equivalent. आपको पता है कि when do we call two FAs to be equivalent? If they accept the same language. और ये भी हम देख सकेंगे, इसका भी आंसर yes और no में होता है definitely. There is no third possibility. और the procedure that determines whether two FAs are equivalent again contain finite many steps. तो ये हमने अभी decidable problem के बारे में जिक्र किया. Dear student, there is still another decidable problem, whether two languages are equivalent. So we can determine whether two languages are equivalent. अब how can we claim two languages to be equivalent? Basically language is a collection of string. अब आपको दो लैंग्वेजेस दे दी गई हैं, अगर तो दोनों टेबुलर फॉर्म में लिख दी गई, इट्स वेरी सिंपल टू डिसाइड द लैंग्वेजेस आर सेम. ठीक. और अगर हमने उनको डिफाइन कर दिया है डिफरेंट वे या उनको रेगुलर एक्सप्रेशन से ही लिख दिया है, सो सम टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्लेम दैट द लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि उनकी जो बज़ाहिर डेफिनेशन है वो देखने में मुख्तलिफ नज़र आ रही होगी. जब आप उनके स्ट्रिंग्स बनाएंगे, लिखेंगे, उनको टेस्ट करेंगे तो वो सेम हो जाएंगे. तो सेम होने से मुराद ये है कि एवरी स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द फर्स्ट लैंग्वेज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेकेंड लैंग्वेज. नंबर 1. नंबर 2, एवरी स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो बिलोंग्स टू फर्स्ट. तो दिस इज टू वे टेस्ट. ओनली देन वी कैन क्लेम दैट द लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट. तो ये नहीं है कि बज़ाहिर आपको दे दिया गया L1 इज अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ A एंड AB और बाद में नीचे लिख दिया गया L2 इज अनदर लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ AB एंड A, सिर्फ तरतीब बदल दी. तो सेट में एलिमेंट्स की तरतीब बदलने सेट नहीं बदलते. सो इट्स वेरी सिंपल टू डिसाइड बोथ आर इक्विवेलेंट बिकॉज एवरी स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज L1 बिलोंग्स टू L2 एंड एवरी स्ट्रिंग ऑफ L2 बिलोंग्स टू L1. तो समटाइम इज़ वेरी सिंपल, बट समटाइम व्हेन यू हैव two languages, it is not easy to determine whether the languages are equivalent. So we have to develop certain techniques. तो आइए उसको देख लेते हैं.
determining whether two languages are equivalent or not. If L1 and L2 are two regular languages, then they can be expressed by FAs. As shown earlier, L1 complement, L2 complement, L1 intersection L2, L1 union L2 are regular languages, and the methods have already been developed to build their corresponding FAs. It can be observed that L1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2 is a regular language that accepts the words which are in L1 but not in L2, or else in L2 but not in L1. Dear students, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्ट्रक्चर थी कि जिसके दो पार्ट्स थे, दरमियान में यूनियन ले रहे हैं। एक पार्ट में अगर एक लैंग्वेज ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन दूसरी लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, और दूसरे पार्ट में हमने इनका ऑर्डर बदल दिया। दैट इज़ इफ़ वी हैव L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट तो दूसरे में L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो डेफिनेटली जब आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं, इफ़ यू हैव L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रिंग जो दोनों को बिलोंग करती हूँ, यानी L1 और L2 कॉम्प्लीमेंट। अब L2 कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन वो स्ट्रिंग हैं जो L2 को बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट, सो दीज आर द स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू L1 बट नॉट L2। इसी तरह से अगर मैं तरतीब बदल दूँ, L2 intersection L1 complement, so this will contain the strings belonging to L2 but not L1. अब अगर इनकी यूनियन कर दें तो आइदर और हो गया। तो डेफिनेटली अगर ये लैंग्वेजेस हमने जहाँ स्टार्ट की थी रेगुलर थी और ये रेगुलर हैं तो इनके कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट रेगुलर हैं तो इंटरसेक्शन भी रेगुलर लैंग्वेज होंगी, और ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एक रेगुलर लैंग्वेज बन सकेगी। और इस तरह से जो FA बनेगा वो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। दैट विल बी L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट। इसमें तरतीब से बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरसेक्शन या यूनियन में लैंग्वेज की तरतीब बदलने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब डेफिनेटली अब अगर ये दोनों लैंग्वेज इक्विवेलेंट हैं तो ये जो नई स्ट्रक्चर आपको बताई गई, इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट मिलाकर और फिर उनकी यूनियन, अगर ये दोनों लैंग्वेज इक्विवेलेंट हैं तो ये नया स्ट्रक्चर जो है ये भी एक FA बना सकेगा, इससे लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड FA बना सकेंगे। वो FA कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसकी वजह ये है, अगर दोनों लैंग्वेज इक्विवेलेंट हैं तो उस केस में दोनों की स्ट्रिंग एक दूसरे को बिलोंग करती हैं। तो पहले हिस्से में तो हमने कह दिया बिलोंगिंग टू L1 बट नॉट L2, तो चूँकि लैंग्वेज इक्विवेलेंट हैं कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं मिलेगी फर्स्ट पार्ट में। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है वो है L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट, उसमें भी ऐसी कौन सी स्ट्रिंग होगी जो L2 को बिलोंग करे और L1 को ना करे, जबकि दोनों इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ से पता चला कि अगर हम इस स्ट्रक्चर के लिए FA बना लें, और ये स्ट्रक्चर क्या है, L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट। मैंने आसानी के लिए दूसरे पार्ट की तरतीब बदल दी, और ये जहन में रखें कि इंटरसेक्शन में लैंग्वेज की तरतीब बदलने से इंटरसेक्शन वाली लैंग्वेज नहीं बदलती। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर के लिए FA बना लें और ये FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता हो, तो इसका मतलब ये है कि द लैंग्वेजेस आर नॉट इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट होने की सूरत में दोनों पार्ट में से कोई भी पार्ट कोई स्ट्रिंग कंटेन नहीं करता और कॉरस्पॉन्डिंग FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता। तो और हम ये उस स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्ड जो FA बनाएंगे उसको सामने रखते हुए, अगर वो FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट हैं। तो ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि इस स्ट्रक्चर को जो देखने में बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 इंटरसेक्शन L1 कॉम्प्लीमेंट, इसका मकसद ही यही है कि अगर लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट होंगी तो ना ही पहले पार्ट में कोई स्ट्रिंग आ सकेगी और ना ही दूसरे पार्ट में,
और डेफिनेटली यूनियन में भी कोई स्ट्रिंग नहीं आ सकेगी और इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। आइए इसको मज़ीद देख लेते हैं। So, we are looking at this structure L1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2. This is a regular language that accepts the words which are in L1 but not in L2 or else in L2 but not in L1. The corresponding FA cannot accept any word which is in both L1 and L2. That is, if L1 and L2 are equivalent, then this FA accept not even null string. So, following are the methods to determine whether a given FA accepts any word. Method 1, for an FA corresponding to L1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2, the regular expression can be determined that defines the language accepted by this FA. From that regular expression, one can determine whether this regular expression defines any word or not. Following are the steps to be followed in this regard. Dear students, आपको चूँकि बताया गया था कि वो FA that corresponds to L1 intersection L2 complement union L2 intersection L1 complement, if that accepts certain word, then the languages are not equivalent. Sometimes it is very difficult that you are given any FA and you have to determine whether this FA accepts certain word or not. तो इसका जो टेक्निक सिखाई जा रही है वो ये है कि अगर डायरेक्ट उसमें कोई स्ट्रिंग चेक नहीं हो सकती कि वो एक्सेप्ट हो रही है या नहीं, तो कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली जाए. सम टाइम इट इज़ ईजियर टू राइट ए कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन rather to check whether this FA accepts certain string or not. और उस रेगुलर एक्सप्रेशन को सामने रखते हुए ये तय किया जा सकता है कि whether that regular expression defines certain word or not. ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि whether this is a decidable problem that regular expression defines certain word or not. रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रिंग जनरेट कर देगी. तो इसको भी हमने डिफरेंट स्टेप्स से देखा. तो आइए ये देखते हैं कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन हमने उस FA के लिए लिख ली तो उस रेगुलर एक्सप्रेशन से कोई वर्ड जनरेट किया जा सकता है या नहीं, उसकी क्या टेक्निक होगी. सो द आंसर इज़ येस. आइए इसको देख लेते हैं. सो फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन दिस रिगार्ड. नंबर 1, रिमूव ऑल स्टार्स फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन. नंबर 2, सेपरेट द राइट पार्ट ऑफ प्लस एंड द प्लस साइन इटसेल्फ. अगर कोई आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिए डेफिनेटली उसमें स्टार्स और प्लस हो सकते हैं, तो पहले स्टार्स को रिमूव कर लें और फिर जहाँ जहाँ प्लस आ रहे हैं उनमें से राइट पार्ट सेपरेट कर दें और जो प्लस उसको रिमूव कर दिया जाए. आइए इसको देखते हैं. द रेगुलर एक्सप्रेशन दस ऑब्टेन्ड इफ कंटेन्स एट लीस्ट वन वर्ड देन द लैंग्वेज इज नॉट एम्प्टी, अदरवाइज द लैंग्वेज इज एम्प्टी. Following is an example to find the emptiness of this L1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2 using its corresponding regular expression. For regular expression A plus null string into A star B plus B A star into A star plus null string whole star to be the regular expression of L1 intersection L2 complement union L1 complement intersection L2. It is required to find whether this language accept any string or not. यहाँ लैंग्वेज की बात कर दी. बेसिकली इस लैंग्वेज के लिए हमने FA बनाया होगा और उस FA की रेगुलर एक्सप्रेशन बना दी गई और इस रेगुलर एक्सप्रेशन जो सपोज की है हमने, इससे देखना ये चाह रहे हैं कि यूजिंग द मेथड डिस्कस्ड अर्लियर whether we can generate certain string or not. So, we are following those steps. Number 1, after removing all stars, the regular expression will be A plus null string AB plus BA A plus null string. ये पहला step था. After separating the right part from plus and the plus sign itself, the regular expression will be A A B A. आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन फैक्टर हैं.
पहले फैक्टर से हमने प्लस साइन और उसका राइट पार्ट जो नल स्ट्रिंग था उसको रिमूव कर दिया, सो वी आर लेफ्ट विद ए। सेकेंड पार्ट में ए बी प्लस बी ए था, तो प्लस अलॉन्ग विद राइट पार्ट रिमूव कर दिया, विल बी हैविंग ए बी। थर्ड पार्ट में ए प्लस नल स्ट्रिंग है, प्लस एंड नल स्ट्रिंग ये सेपरेट कर दिए, वी आर लेफ्ट विद ए। हैंस द रिजल्टेंट स्ट्रिंग बिकम्स ए बी ए as its word, so this language is not empty. There is a remark, sometimes while determining a regular expression for a given FA, it is impossible to write its regular expression. For example, FA1 आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा FA है जिसमें फाइनल स्टेट नहीं है, और अगर फाइनल स्टेट नहीं होगा तो इसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। नंबर 2, there is a possibility of FA for which it's not possible to write regular expression. आप देख रहे हैं कि disconnected FA है और इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। इवन 2 को आप फाइनल स्टेट कर भी दें तब भी ये FA कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा। नंबर 3, you can see this FA, it contains final state but there is no path linking one initial state to final state. So these are 3 possibilities for an FA accepting nothing. So second method is to examine whether a certain FA accepts any word. It is required to seek the path from initial to final state, but in large FA से मुराद ये है FA having large number of states with thousands of states and millions of directed edges, without an effective procedure it is impossible to find a path from initial to final state. So we have certain procedure. Dear students, यहाँ बात की जा रही है कि बाज़ औक़ात FAs में ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है कि कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है नहीं डायरेक्टली, because that FA may have thousands of states and millions of transition edges. So it's very complicated to determine to check whether there exists certain path from initial to final state. So we claim that we have certain procedure which contain finite many steps and gives you the answer, okay, yes, this FA accepts certain word or not. तो आइए उस मेथड को देख लेते हैं। So this is method 2 basically. So the procedure is mark the initial state, number 1. Number 2, for every marked state follow each edge that leads out of it and mark the concatenated or concatenating states and delete these edges. मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप इनिशियल स्टेट को मार्क करेंगे, इनिशियल स्टेट से जो आउट गोइंग ट्रांजिशंस हैं उनको फॉलो करेंगे, जिन स्टेट्स को वो मिला रही हैं, जिन स्टेट की तरफ जा रही हैं उनको मार्क कर देंगे और उन ट्रांजिशंस को रिमूव कर देंगे। नंबर 3, रिपीट स्टेप 2 until no new state is marked. इसको बारी बारी स्टेट वाइज प्रोसेस करना है until no new state is marked. एक स्टेट ऐसी आ सकती है कि जब जिन स्टेट्स को आप मार्क करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी मार्क्ड हैं and you get no new state which is to be marked. If any of the final states are marked, then the FA accepts some words, otherwise not. मैंने यहाँ 3 स्टेप्स बताए आपको कि आप इनिशियल स्टेट को मार्क करें, उसकी आउटगोइंग ट्रांजिशंस को फॉलो करें, जिस तरफ वो जा रही हैं उसको मार्क कर दें। मेक श्योर लूप इज़ ऑल्सो सपोज टू बी आउटगोइंग ट्रांजिशन, और मार्क करने के बाद उन दोनों ट्रांजिशंस को, अगर 2 लेटर हैं तो 2 ट्रांजिशंस होंगी और अगर 2 से ज़्यादा हैं सो यू विल बी हैविंग एज मैनी ट्रांजिशन एज मैनी लेटर्स इन इट्स अल्फ़ाबेट, उन सब को रिमूव कर दें और फिर वही स्टेप बाय स्टेप जो मार्क स्टेट्स हैं उन पे प्रोसीजर आप रिपीट करें and until you have no new state to be marked. So if any of the final state is marked, then that FA will accept certain string. आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। So this is an example. Suppose it is required to test the FA which is given below whether it accepts any string or not. तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है, मेथड हम अप्लाई करते हैं। तो विल स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट को हम मार्क करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको मार्क करता हुआ देख रहे हैं, ये इनिशियल स्टेट मार्क हो गई। आप देख रहे हैं कि इसकी 2 आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं,
एक A और एक B, A 3 की तरफ जा रही है और B 2 की तरफ. So we have to mark 2 and 3 and we will be removing A and B transition as well, which we can see in the next slide. ये आपने देख लिया कि हमने इन दोनों को मार्क कर दिया और ये दोनों ट्रांजिशंस रिमूव कर दी गई. नो इट्स द टर्न ऑफ स्टेट 2, इसकी बारी है. स्टेट 2 को हमने प्रोसेस करना है. स्टेट 2 की आउटगोइंग ट्रांजिशन हमने देखनी है. वो दोनों एक ही तरफ जा रही थी और 3 की तरफ 3 को मार्क करना था, विच हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड, उसको मार्क कर दिया गया. और इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे कि ये ट्रांजिशन रिमूव कर दी गई. यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन 2 से 3 वाली रिमूव कर दी गई. अब 3 की आउटगोइंग ट्रांजिशन 2 हैं, एक A के लिए जो 3 की तरफ है, एक B के लिए B 4 की तरफ जा रही है. दोनों को मार्क करना है. 3 ऑलरेडी मार्क हो चुका है, 4 को हम नेक्स्ट स्टेप में मार्क करेंगे और इन दोनों ट्रांजिशंस को रिमूव कर देंगे. ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हमने 4 को भी मार्क कर दिया और ये दोनों ट्रांजिशन रिमूव कर दी. अब लास्टली वी हैव टू प्रोसेस स्टेप 4. स्टेप 4 की दो ट्रांजिशंस हैं, एक A और B. A 4 की तरफ आ रहा है और B 3 की तरफ जा रहा है. ये दोनों स्टेट्स ऑलरेडी मार्क हो चुकी हैं. अब इन दोनों ट्रांजिशंस को आप नेक्स्ट स्लाइड में रिमूव होता हुआ देखेंगे. ये आपने देख लिया. नो वी कैन सी दैट नो फाइनल स्टेट इज मार्क्ड. दिस FA accepts no string as after applying method to final state, no final state is marked. This FA contains just one final state, तो हम कह सकते हैं कि final state is not marked, hence this FA does not accept any string. Dear student, अभी एक मेथड बड़ा कंस्ट्रक्टिव मेथड था और फर्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको थोड़ा सा मे भी थोड़ा सा मुश्किल लगे. इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, लेकिन टेक्निक बड़ी सिंपल है कि आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करें, उसकी आउट गोइंग ट्रांजिशंस को फॉलो करें, जिन स्टेट्स की तरफ जा रही हैं उनको मार्क कर दें. इनिशियल को पहले मार्क करना है और उन ट्रांजिशंस को भी रिमूव कर दें. और ये स्टेप आप मार्क्ड स्टेट पर रिपीट करें until no new state is marked. और if a final state, any of the final state, हमारे इस एग्जाम्पल में एक ही फाइनल स्टेट थी, वो मार्क नहीं हो सकी, तो इस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं. हमने टेस्ट बेसिकली ये जो प्रोसीजर था इसको हमने नॉन एग्जाम्पल पर टेस्ट किया. हमेशा जब भी कोई मेथड डेवलप किया जाता है उसको नॉन एग्जाम्पल पर टेस्ट किया जाता है ताकि हमें ये पता हो कि उसका आंसर क्या है और वो मेथड वही रिज़ल्ट दे जो हम चाहते हैं. तो इसलिए हमने ऐसे FA को लिया विच डज़ नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग. उसके लिए कोई पाथ नहीं था इनिशियल से फाइनल के लिए. देयर वाज अ फाइनल स्टेट बट देयर वाज नो पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल. हमने उस मेथड के जो स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, उन तीनों को अप्लाई किया एंड वी ऑब्जर्व्ड दैट दिस मेथड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन दैट द गिवन FA डज़ नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग. और ये टेस्ट भी हो गया. तो इस तरह से आप ख़ुद से भी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बनाएं ऐसे FAs की जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करते हों और कुछ ऐसे FAs भी लें जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना करते हों और इस मेथड को टेस्ट करें और आप देख सकेंगे द मेथड वर्क्स. तो आज हमने जहाँ तक किया इसी यहाँ तक ही हम इसको रखेंगे. हमारे टॉपिक्स तकरीबन ख़त्म होते हैं. आइए आज का सम अप देखते हैं. सो लेट्स सम अप टुडेज़ लेक्चर. हमने प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R की एग्जांपल देखी. हमने एक थ्योरम प्रूव किया कि प्रीफिक्सेस ऑफ Q इन R इज़ रेगुलर इफ़ R इज़ रेगुलर नो मैटर वेदर द लैंग्वेज Q इज़ रेगुलर और नॉट. और उसके लिए हमने एक प्रोसीजर बताया कि सिंस R इज़ रेगुलर लैंग्वेज सो देयर एग्जिस्ट सर्टेन FA फॉर दैट लैंग्वेज or we will be picking different strings and will be applying those strings to certain state. आप किसी भी state से आप start करें उसके FA की, और अगर एक भी string Q से ऐसी मिल जाती है that starts from the given state and ends up in one of the final states, then that string actually plays a role in defining prefixes of Q in R. और हम उस state को fix कर लेंगे, उसको select कर लेंगे, उसको mark कर लेंगे. और ये प्रोसीजर FA की तमाम स्टेट्स पर बारी बारी अप्लाई करेंगे. यानी अगर एक भी स्ट्रिंग Q से ऐसी मिल जाती है जो उस स्टेट को जिसको आपने डिसाइड करना है कि मार्क करना है या नहीं, उस स्टेट से स्टार्ट करें, किसी एक फाइनल पर एंड हो जाए,
तो एक भी स्ट्रिंग ऐसी मिल गई हम उसको मार्क कर देंगे। सो विद द हेल्प ऑफ गिवन FA ओरिजिनल स्टेट इनिशियल स्टेट वही रहेगी, मार्क स्टेट को फाइनल स्टेट्स करेंगे और जो ओरिजिनली फाइनल थी उनको नॉन फाइनल स्टेट्स कर देंगे। सो द FA thus obtained will exactly accept the language prefixes of Q in R। ये हमने डिसाइड किया, क्लेम किया और उसको प्रूव किया। और एक रिमार्क आपको दिया गया कि इफ़ द लैंग्वेज Q contain infinite many string, so sometime it will be very difficult to test infinite many string for certain state। बाद में हमने इफ़ेक्टिवली सॉल्व प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, क्योंकि डिसाइडेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया हमने, उसमें हमने कुछ टर्म्स डिफ़ाइन की, इफ़ेक्टिवली सॉल्व प्रॉब्लम की बात की कि द प्रॉब्लम इज सेड टू बी इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल इफ़ इट हैज़ इट्स सोल्यूशन हैज़ फाइनाइट मेनी स्टेप्स। फिर हमने डिसीजन प्रोसीजर की बात की कि इफ़ेक्टिवली सॉल्वेबल का जो सोल्यूशन है अगर येस या नो में हो सो दैट विल बी डिसीजन प्रोसीजर। और लास्टली हमने डिसाइडेबल प्रॉब्लम के जिसमें हम जिसका आंसर येस और नो में हो और फाइनाइट मेनी स्टेप्स में हम उसको सॉल्व कर सकते हो। सो सच प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डिसाइडेबल प्रॉब्लम। उसके एग्जांपल्स में हमने क्लेम किया कि टू रेगुलर एक्सप्रेशंस वेदर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट डिसाइडेबल प्रॉब्लम, टू FAs आर इक्विवेलेंट, टू लैंग्वेज आर इक्विवेलेंट, ये हमने डिस्कस किया। मज़ीद डिस्कशन इंशाल्लाह जारी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।